हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 2025 के बारे में। बच्चों, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र हमारा जो चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों आप लोग यकीन करिए कि आप लोग अगर इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बच्चों ये जो हमारी वीडियो आज की क्लास मैराथन होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी मैराथन होने वाली है, तो आज की रात फिजिक्स के नाम हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों आप लोग बस इतना पढ़ लो। ठीक है, बस इतना पढ़ लो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और बच्चों मेरा यकीन मानो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हम आपकी वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, मैं बहुत सारे प्रश्न लेके आया हूं। देख सकते हैं आप लोग, मैं बहुत सारे प्रश्न लेके आया हूं। ठीक है, ऐसे इतने प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो कि पिछले साल की बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि बच्चों आखिरकार एग्जामिनर पेपर बनाता कैसे है, कौन कौन से क्वेश्चन डालता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले बार के एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। तो बच्चों चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्रांतिक कोण है। यानी बच्चों 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है। प्रश्न आता है हमारा क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। यानी बच्चों बहुत ही छोटा प्रश्न, यानी 2 नंबर में पूछा जाता है ये क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इस प्रकार कुछ प्रश्न आता है जो कि पिछले साल भी आ चुका है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाले हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या है आप लोगों को बताते हैं एकदम आसान भाषा में। तो बच्चों ये सिर्फ आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और इसमें 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्रांतिक कोण हमारा है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी मैं एक बार आप लोगों को और बता देता हूं। ठीक है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अगला बच्चों हमारा प्रश्न जो है वह है लेंस की क्षमता। बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, किस प्रकार मैं आप लोगों को बता दूं। प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक बच्चों, इसका मात्रक भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यानी लेंस की क्षमता से आप लोग क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक लिखिए। तो बच्चों ये हमारा है लेंस की क्षमता। क्या है लेंस की क्षमता, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बच्चों डायोप्टर होता है। डायोप्टर यानी इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों एक बार और सुन लीजिए, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं और बच्चों इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है डायोप्टर, जिसे बच्चों डी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यानी बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका सूत्र लिख देता हूं। क्षमता बच्चों पावर मतलब बच्चों P, इससे किसे प्रदर्शित करते हैं P से। तो यहाँ पे P बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रम को कहते हैं किसके, फोकस के व्युत्क्रम को, कहां गई, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो P बराबर हो जाएगा 1/f। अब बच्चों जो हमारा f होता है वो कहाँ में होता है, मीटर में होता है। किस में होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीटर में होता है। इसको हमेशा हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को देखो बताते चलता हूँ, क्योंकि भाई इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, यहाँ पे बच्चों P बराबर जो हमारा हो जाएगा, अगर ये हमारा मीटर में ना देकर सेंटीमीटर में दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, तो P बराबर यहाँ पे करेंगे 1, क्या करें मतलब कि 100 में भाग कर देंगे F का। किसमें, अगर ये हमारा सेमी में है यानी कि सेंटीमीटर में, तो बच्चों इसको हम कहेंगे, तो बच्चों यहाँ पे जो P हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें अगर भाई सेंटीमीटर में कभी कभी f दे देता है, ठीक है, कभी कभी मीटर में दे देता है। अगर मीटर में दिया है तो भाई ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर मीटर में नहीं दिया है तो भाई हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आप लोगों को बात बच्चों समझ में आ रही होगी मेरी प्यारी प्यारी। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बच्चों देखो इसका मात्रक भी पूछ सकता है, तो इसको मात्रक आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे मात्रक लिख लो। मात्रक भाई इसका मात्रक मैं ऊपर बता चुका हूं, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसका मात्रक बच्चों डायोप्टर, यानी इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मात्रक जो होता है हमारा डी यानी डायोप्टर होता है। ठीक है, अब बच्चों अगला अगर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों ये है हमारा
प्रिज्म के अपवर्तनांक अल्पतम विचलित कोण। ठीक है मेरे प्यारे, देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है बच्चों, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार कुछ आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार का आता है जो कि पिछले साल भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ भी प्यारी प्यारी हम लोग कुछ भी चीज़ हो हमारे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग जरूर डाल लेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न भी दिया रहे तो हम फिर भी हेडिंग डालेंगे, अगर प्रश्न ना दिया रहे फिर भी हम हेडिंग डालते ही हैं। ठीक है, जैसे हमें प्रश्न ये हमारे दे दिया गया, प्रिज्म के अपवर्तनांक पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र लिखिए, तो भाई इसमें हम हेडिंग जरूर डालेंगे। अपने प्रश्नोत्तर संख्या डाल के अपने कॉपी में क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण में संबंध, ये हम क्या डालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेडिंग डालेंगे। तो बच्चों इसका हमें क्या, इसका सिर्फ सूत्र पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं n से। तो हमारा n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल, बच्चों a प्लस डेल m अपान 2 बड़ा वाला बटा साइन a अपान 2। ये बच्चों हमारा होता है इसका फार्मूला, क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। जहां पे बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जामिनर को खुश करने के लिए, जहां a बराबर प्रिज्म कोण है, क्या है, प्रिज्म कोण, जहां a बराबर है प्रिज्म कोण, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों डेल m बराबर है अल्पतम विचलन कोण, क्या है, अल्पतम विचलन कोण, क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, अल्पतम विचलन कोण। ये हमारा बच्चों जानते हो कितने नंबर का आता है, 3 नंबर की हमारा पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस टॉपिक से हमारे क्या हो गए, 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं। ठीक है, 3 नंबर हमारे एकदम पक्के हो गए हैं बच्चों। ये अगर आप लोग लिख देते हैं ना, ये चीज़ अगर आप लोग लिख देते हैं तो एग्जामिनर सोचता है कि नहीं मेरे बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी से तैयारी की है, तभी ये सब चीज़ें लिख पा रहा। बच्चों बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा लिख पाते हैं, लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आज की रात हम फिजिक्स को देते हैं और तहलका मचाते हैं। अगला बच्चों हमारा जो प्रश्न है ये हमारा है आवर्धन या रेखीय आवर्धन। बच्चों प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, किस प्रकार पूछा जाता है, कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। बच्चों पूछा जाएगा आपसे किसी लेंस के द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, मतलब बच्चों इसकी परिभाषा आप लोगों को देनी होती है। ठीक है, किसी लेंस के द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, यही हमारा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं, और इसमें भी कम से कम 5 नंबर तो कन्फर्म ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आवर्धन या रेखीय आवर्धन, आवर्धन या रेखीय आवर्धन, इसको पढ़ते हैं परिभाषा क्या कह रहा है। कह रहा है लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी बच्चों पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। बच्चों इसे m से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें इसको कैसे डिनोट करेंगे, यानी बच्चों यहाँ पे इसका सूत्र भी होता है, क्या सूत्र होता है, यानी बच्चों किसके अनुपात को कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या करते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ पे लिखना m बराबर क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। बच्चों इसका अनुपात का मतलब क्या हुआ, हमारा बटा हो गया। अनुपात का मतलब क्या हुआ, अनुपात का मतलब बच्चों हो गया बटा। इसके बाद क्या है, अनुपात वस्तु की लंबाई, यहाँ वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन, लंबाई। यही बच्चों हमारा क्या हो जाता है, यही मेरे प्यारा मेरा मुन्ना हो जाता है इसका सूत्र। इतना ही आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों के 5 नंबर तो भाई कंफर्म ही हो जाएंगे। या तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको लिख सकते हैं इसके सिंबल से, यानी m बराबर जो हमारा होगा I अपान O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I अपान O हो जाएगा, जो कि बच्चों सिंपल आप लोग इसको लिख देंगे। और अगर आप चाहें तो I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे डाल के I बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, O बराबर वस्तु की लंबाई भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों इसको नहीं लिखना चाहते,
अगर आप लोग ये सिंबल नहीं लिखना चाहते तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर v अपान u, यानी बच्चों जो हमारा v है वो प्रतिबिंब की स्थिति है और हमारा जो u है ये क्या है, वस्तु की स्थिति है। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए, या तो यहाँ पे या करके लिख दीजिए। क्या, या तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या तो इसको याद कर लीजिएगा, दोनों सेम ही है। एग्जामिनर आप लोगों को दोनों में भरपूर मात्रा में नंबर देगा। ठीक है विद्यार्थियों, भरपूर मात्रा में क्या करेगा, वो नंबर देगा। तो यहाँ हमारा क्या समाप्त हुआ, आवर्धन या रेखीय आवर्धन जो हमारा है ये टॉपिक हमारा तैयार हो गया, यानी कि बच्चों हमारे 5 नंबर एकदम से एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आया बच्चों हमारा अगला प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार पूछता है। क्या पूछता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारे बच्चों इस प्रकार कुछ पूछता है, संपर्क में रखे 2 पतले, यानी क्या पूछता है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिख लिए। यानी बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। ठीक है, यानी संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। इस प्रकार कुछ बच्चों हमारा प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोगों को प्रश्न सहित लेके आया हूं। ठीक है, किस प्रकार आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आपको किस प्रकार आप अपने उत्तर देने हैं, यानी कि मैं सब कुछ एकदम क्लियर ही करने वाला हूं आज की रात। ठीक है, तो आज की रात फिजिक्स के नाम। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लोग डाल लिया हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग डाल लिया। तो बच्चों इसको जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यानी बच्चों आप लोग राइटिंग पे ना जाइएगा, आप लोग हमारी भावनाओं पे जाइएगा, हम लोग कह के आ रहे हैं। ठीक है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमारा बच्चों क्या है, फोकस दूरी का हमारा ये सूत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंस की फोकस दूरी का हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, क्षमता की बात करें भाई, पावर की बात करें तो क्षमता हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने क्षमता पढ़ा ना, क्षमता यहाँ पे क्या डालेंगे, क्षमता बराबर करो या ना करो क्षमता, क्योंकि बच्चा चूंकि जो हमारी क्षमता है, क्षमता बराबर है 1/f है। क्या है बच्चों, चूंकि हमारी जो क्षमता है वो 1/f है। ये हमारी क्षमता दे रखी प्यारी प्यारी, जो हमारी क्षमता है। यहाँ पे चूंकि का सिंबल जरूर आप लोग डाल देना। ठीक है, यहाँ पे तीर ना डालना, चूंकि एक सिंबल जरूर डालना है। चूंकि जो हमारा p बराबर है वो 1/f है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा p बराबर हो जाएगा वो p1 प्लस p2 हो जाएगा। यही बच्चों क्षमता का सूत्र हमारा हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, क्षमता का हमारा सूत्र हो गया। इतना ही आप लोगों को लिखना है बच्चों, कम से कम भाई ये देखो 2 नंबर में तो पूछा ही जाता है। कभी कभी बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ जाता है। ठीक है, किसमें आ जाता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब बच्चों इसी से मिलता जुलता मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जो कि बच्चों इसी सूत्र के आधार पर आधारित है, और आप लोगों के ये जो हमारा न्यूमेरिकल वो 5 नंबर क्लियर कराने वाला है। कितने नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर वो प्रश्न क्लियर कराने वाला है। तो बच्चों प्रश्न मैं लिख के लाया हूं, वो प्रश्न ये है। ये बच्चों कब पूछा गया है, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आप टेंशन ना करिए, मतलब ये सेम प्रश्न पूछा गया है। बाकी इस तरह के प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने प्रश्न लिया है वो 2018 के लिए है, यानी कि 2018 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, एकदम सेम टू सेम कॉपी, डिक्टो कॉपी पूछा गया था। बाकी अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो इस तरह के किसी भी प्रकार के आप लोग प्रश्न जो है हल कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत, खामियां नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बच्चों क्या कह रहा है, पहले इसको प्रश्न को बहुत ही अच्छे से गौर करके पढ़ते हैं, इसके बाद इस प्रश्न को हम लोग हल करने का लागा लगाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी क्या है दोनों की 20 सेंटीमीटर यानी सेम है, संपर्क में रखे हैं। ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा है ना, आप लोगों को क्षमता ज्ञात करना है, यानी पावर ज्ञात करनी है, पी ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, इसी के आधार पर हम लोग लगाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार हम लोग लगाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न ऐसे आ जाता है तो आप लोग भी आराम से लगा सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए वीडियो करते हैं, सॉरी वीडियो को नहीं, इस प्रश्न को करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोकस दूरी दोनों की सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, F1 बराबर 20 सेंटीमीटर और बच्चों F2 जो है वो बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों पहले लेंस की क्षमता क्या होगी, पहले लेंस की क्षमता
पहले लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी भाई दो लेंस हैं, दोनों की फोकस दूरी समान है, तो जो हमारी पहले लेंस की क्षमता होगी, सॉरी यार, क्षमता यार, क्या यार विद्यार्थियों, पहले लेंस की क्षमता क्या होगी वो उसको हम निकालते हैं। तो भाई क्षमता मतलब P1 पहला है, तो P1 बराबर भाई 100, देखो सेंटीमीटर दी तो हमने क्या करेंगे 100 अपान F1 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई मैं आपको समझा चुका हूँ ना इस प्रश्न को, हाँ समझा चुका हूँ, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, अभी भी तो बताया यार, ठीक है। तो क्या होगा P1 बराबर 100/F1 हो जाएगा। तो बच्चों P1 जो है वो बराबर क्या हो जाएगा 100/F1, कितना हमारा दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों 20 लगा देंगे, ठीक है 20 कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा 20×5 100 होता है, ठीक है। तो हमारा P1 क्या निकल के आ जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा +5 डायोप्टर, बच्चों इसको डी से डिनोट करते हैं। तो हमारा P1 निकल आया, ठीक है। अब दूसरे लेंस की क्षमता निकालते हैं, यानी पहले लेंस की क्षमता हमारी निकल आई है। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे लेंस की क्षमता, दूसरे लेंस की क्षमता। तो बच्चों दूसरे लेंस की क्षमता हमारी क्या होगी, तो यानी दूसरे लेंस की क्षमता, तो यहाँ पे P2 लिखेंगे, P2 बराबर क्या हो जाएगा 100/F2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों P2 जो हमारा है, P2 बराबर हो जाएगा 100/F2 की कितना दे रखा है F2, यहाँ बच्चों F2 20 दे रखा है, मतलब सेम ही दे रखा था। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों हम 20 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 20 का 100 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी बच्चों P2 जो हमारा आ जाएगा वो भी सेम क्या आ जाएगा +5 डायोप्टर आ जाएगी। इसको क्षमता कैसे नापते हैं, डायोप्टर से नापते हैं, इसका जो मात्रक बच्चों वो डायोप्टर है, ठीक है। अब बच्चों क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता, यानी प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा था, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करिए, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम संयुक्त लेंस की क्षमता, क्या लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, यहाँ पे क्या लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। तो बच्चों यानी P बराबर क्या हो जाएगी P1 + P2 हो जाएगी। संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये पढ़ा P बराबर P1 + P2, तो हमने यही सूत्र लगा दिया। मैंने कह रहा था ना कि यही इसी सूत्र से होगा, मतलब बच्चों जो किरण प्रकाशिकी वाला जो हमारा चैप्टर है उसी के मैं सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। तो P बराबर P1 + P2 हो जाएगा। तो बच्चों P बराबर जो है P1 का हमारा कितना निकल के आया 5 निकल के आया था, प्लस P2 हमारा ये भी 5 निकल के आया है। तो जो P बराबर होगा प्लस क्या हो जाएगा 10 डायोप्टर। बच्चों यही हमारा मेन क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता हमारी आ गई। यानी बच्चों आप लोगों के 5 नंबर एकदम से इस वीडियो से क्लियर हो गए, सॉरी इस टॉपिक से क्लियर हो गए, ठीक है। तो इस हमारे जो हमारा ये था क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों के 5 नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार आया है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है पिछले सालों में, तो हमारा प्रश्न पूछा गया है कुछ इस प्रकार बच्चों, कुछ इस प्रकार हमारा प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य, इस प्रकार कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को इसकी पहले परिभाषा बताता हूं, इसके बाद इसको मैं समझाता हूं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता है क्या, ठीक है। तो देखो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है अपने किसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लोगों को हेडिंग ऐसे इस प्रकार की कुछ डाल लेनी है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार और पढ़ के बता दे रहा हूं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब बच्चों व्हाइट प्रकाश, ठीक है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब बच्चों इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यानी बच्चों यहां पे क्या हो जाता है, ओमेगा बराबर हो जाता है
ओमेगा, यानी बच्चों से डब्ल्यू के प्रकार कुछ ओमेगा बनता है, नाम तो सुना ही होगा आपने। तो बच्चों ओमेगा बराबर हो जाता है NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ये बच्चों हमारा सूत्र निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है? यही हमारा सूत्र निकल के आ जाता है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ग विक्षेपण क्षमता का। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई पूछे कि भाई NV क्या है, NR क्या है, NY क्या है, तो आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे, है ना, क्या दिखाएंगे मुंह? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना। तो जो बच्चों जो हमारा NV है वो बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है, और जो हमारा NR है वो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है, और जो NY वो पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है। बस सिंपल, काम खत्म। यानी आप लोगों के इसमें 5 नंबर कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो गए ना भाई? हाँ, कंप्लीट हो गए। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ये रहा बच्चों हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों आप लोग पीछे भी पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ये टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि भाई आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ाई है। ठीक है, कक्षा 10 में 9 10 में पढ़ाई है थोड़ा थोड़ा। तो बच्चों प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। क्या लिखिए? इसके नियम। यानी बच्चों प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम भी आप लोगों को लिख के बताने हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो करते हैं इस प्रश्न को स्टार्ट, और इस प्रश्न को निपटारा करने वाले, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछले बार के एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आ चुका है। एक बार नहीं बच्चों, हर बार आता है ये प्रकाश का अपवर्तन। ये आप लोगों का स्कूल में टेस्ट वगैरह भी हुए होंगे ना, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो क्या करता है, अगर एक माध्यम से जाता है तो दूसरे माध्यम में इसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों हम लोग चित्र से भी समझेंगे। हमारा चित्र हमारा कुछ इस प्रकार बना है। ठीक है, जो चित्र से भी हम लोग समझेंगे। यानी बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोई आपतित किरण आ रही है। क्या आ रही है? कोई आपतित किरण आ रही है। यानी कि बच्चों ये हमारा है, ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम है। और ये हमारा है सघन माध्यम। ये बच्चों हमारा है सघन माध्यम। ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम बच्चों, ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमारी एक किरण आएगी। क्या आएगी? यहाँ पे एक किरण आएगी जिसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या यहाँ पे कहेंगे? आपतित किरण। ये हमारी क्या है? आपतित किरण। यानी हमारी जो आपतित किरण, ये यहाँ पे आपतित किरण आएगी, और जो विरल माध्यम सघन माध्यम जब जाएगी तो बच्चों ये अपवर्ती किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जहां से आई है ना ऐसे, तो इसको कहेंगे अपवर्ती किरण, अपवर्तित किरण। ये हमारी बच्चों अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, क्या कह रहा है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। यानी बच्चों जब ये दूसरे माध्यम, ये हमारी किरण आएगी तो इसका देखो, इसकी दिशा बदल गई। भाई इसको जाना चाहिए ऐसे, कुछ इस प्रकार, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे आ गई? ऐसे, यानी इसकी दिशा बदल जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को बच्चों प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसकी बच्चों, ये क्या है? तो बच्चों ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ये बच्चों हमारा अभिलंब है। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये जो तल है हमारा, तो इसको करते हैं पृथक्कारी तल। क्या कहते हैं? पृथक्कारी तल। ये हमारा पृथक्कारी तल है। ठीक है, जो हमारा क्या है? पृथक्कारी तल है। अब बच्चों जो यहाँ पे कोण बनेंगे उसको कहते हैं आई इसका नाम है, और बच्चों इसका नाम आर। आप लोग सब जानते ही हैं, आप लोगों को ज़्यादातर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे। ठीक मेरे विद्यार्थियों, तो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन बच्चों हमारा क्या है, हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है इसके नियम भी लिखिए। तो बच्चों इसके नियम भी हम लोग जान देते हैं। इसके नियम क्या है? तो बच्चों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपवर्तन के नियम। क्या डालेंगे हेडिंग? अपवर्तन के नियम। तो बच्चों यही अपवर्तन के नियम है। तो अपवर्तन के नियम क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखना, कि एग्जामिनर को लगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। कैसे? प्रकाश का अपवर्तन नियम 2 निम्न नियमों के अनुसार होता है। यानी प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम है वो निम्न 2 नियमों के अनुसार होता है। यानी बच्चों 2 ही नियम आप लोगों को याद रखने। कौन कौन से नियम है? तो हमारा पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी बच्चों
जो हमारी आपतित किरण है और अभिलंब है और क्या है अपवर्ती किरण है, वो एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल बात सही है, हमारा एक नियम होता है, बिल्कुल नियम, अगर ये नहीं लगेगा तो भाई ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बच्चों हमारा अगला जो नियम है वो कह रहा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या निष्पत्ति एक नियतांक होती है। यानी बच्चों ज्या इसका अनुपात, यानी बच्चों जो हमारी ज्या है यानी कि जो हमारा आई है तो यानी साइन आई और साइन आर किसके, इसका अनुपात किसके बराबर होता है, इसका एक कोई नियतांक के बराबर होता है, ठीक है, कोई नियतांक के बराबर होता है। जैसे मैं आप लोगों को बच्चों करके बता दे रहा हूँ, जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, नए पेज में आप लोग करके बता दे रहा हूँ। जैसे यानी कि इसका कहने का मतलब, दूसरे नियम का मतलब ये है जो हमारा साइन आई है वो अनुपात का मतलब भाई बटा, और साइन आर वो बराबर किसके होगा, एक नियतांक के बराबर हो, नियतांक के क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियतांक के बराबर होगा। अब बच्चों नियतांक की बात करें तो भाई नियतांक हम एक आप यहाँ मान लेते हैं, यानी कि साइन आई बटा साइन आर जो होगी बराबर होगा इन के, ठीक है। हम लोग क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इन के बराबर मान लेते हैं। इन क्या है हमारा, इन एक नियतांक है, लेकिन हम इनको इसको कहेंगे क्या, इनको बच्चों हम कहेंगे इन बराबर अपवर्तनांक, क्या कहेंगे, अपवर्तनांक, ठीक मेरे ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन बराबर हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। और बच्चों इस ही नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस नियम को बच्चों क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रश्न है वो आप लोगों को बच्चों समझ में आए होंगे, क्योंकि बच्चों मैंने बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं किसी एक अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।